नमस्कार। पढ़ते हैं वीडियो में। So guys, the champions of the world, मैं 3D the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience. Some people think that this intro is cringe. Actually कोई नहीं सोचता है, खुद ही मैं बता रहा हूँ. But एक और चीज cringe इस समय ग्रेसन वॉलर को लग रही है और वो है जे ऊसो का हीट. It is cringe. Don't get me wrong, it is cringe. But यार जे ऊसो made it cool. एक होता है ना कि हाँ अगर आप इसको कूल दिखा पा रहे हो देन, क्योंकि देखो दुनिया में हर चीज क्रिंज है, आप उसको किस तरीके से सेल कर पा रहे हो वो फिर उसकी डेफिनेशन को चेंज कर देगा कि चलो ठीक है झेल लेते हैं. भाई दुनिया में सही बता रहा हूँ, जितनी चीजें आप देखते हो ना मैं सब काउंट करके बता दूंगा. आप कहोगे नहीं ये क्रिंज नहीं है, वो क्रिंज इसीलिए नहीं रहा आपके लिए क्योंकि वो कर जो रहा है आपकी उससे अटैचमेंट हो चुकी है. बट एनीवेज, रही बात यहाँ पे जे ऊसो की और ग्रेसन वॉलर की मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई एक बंदा जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लड़ने वाला है रॉयल रंबल जीतने के बाद, वो ग्रेसन वॉलर से पंगे ले रहा है. लाइक वही है ना कि भाई किसी को आप कितना ही बादाम दे दो, किशमिश दे दो, छुआरे दे दो, लार उसके फिर भी मूंगफली पे टपकने वाली है. क्या ही बोले यार. एनीवेज, कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस दोनों सेम लेवल पे है, सेम. दोनों में से कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है. और इतने में ही रोमन रेंस और कोडी रोड्स के फैंस मेरे पे चढ़ने को आ रहे हैं. उससे पहले मैं बोल दूं कि नहीं, मेरा ओपिनियन नहीं है ये है WWE 2K25 की रेटिंग्स जो कि रोमन रेंस की है 96 एंड कोडी रोड्स की है 96. दोनों को बिल्कुल ही इक्वली मैच किया गया है. WWE 2K25 भी कह रही है अबे चैंपियनशिप होगी तुम्हारे कोडी के पास, लेकिन पप्पा तो रोमन भी है तो हम सेम रेटिंग देने वाले, दोनों को डिजर्विंग. लाइक रोमन रेंस का रिएक्शन देखने लायक था, कह रहा 100 नहीं है मेरी रेटिंग, तो लाइक अच्छा था वो रिएक्शन. और रोमन रेंस तो बहुत हेवीली 2K25 को प्रमोट कर रहा है. मतलब इस साल रोमन रेंस रॉ में या फिर WWE के अंदर उतना नहीं दिखा जितना 2K25 के लिए वो देखा गया है. हम लाइक बनता भी है यार, लेकिन जिस तरीके से आप ऐड कर रहे हो ना, आप प्रॉपर विराट कोहली लग रहे हो. लाइक अब विराट कोहली के भी इंस्टाग्राम पे जाओगे उधर सिर्फ एड्स दिखेंगे आपको, और रोमन रेंस के केस में भी यही दिख रहा है. अब देखो बड़े स्टार बन जाते तो शायद यही हाल होता होगा, क्या पता. बट कोडी रोड्स के फैंस नहीं, आप तो खुशी हो रहे होंगे. रोमन रेंस के फैंस आपका क्या मानना है कि कोडी के जितनी रेटिंग मिली है? अबे ठीक है यार, ज्यादा बुरा मत बोलना यार, चैंपियनशिप नहीं है बंदे के पास फिर भी 96 मिली, अच्छी बात है. जिफार्दी आ गया, जिफार्दी भाई मेरे बचपन का फेवरेट. जेफ हार्डी एंड मैट हार्डी ने रिटर्न किया और WWE के अंदर और NXT में गए मैच करने के लिए, जहां पर टैग टीम की तरह, लाइक यू नो हाउ मच आई हेट द हार्डी बॉयज एज अ टैग टीम. बट जेफ हार्डी का लड़ते हुए देखने में ना मैंने कहा नो, दिस इज नॉट द जेफ हार्डी जिसकी क्लिप मैं ऑल एलीट रेसलिंग में देख रहा था, जहां पे वो फंबल मारे जा रहा था. आई वाज लाइक इसका हो गया बंदे का, इसको रिटायर करो. NXT में देख के लग रहा है भाई WWE का लोगो सीने पे लगता ही ना ऐसी झुरझुरी सी कांपने लगती है, अचानक सी ऊर्जा सी आ जाती है. और जेफ हार्डी ने वही ऊर्जा का इस्तेमाल किया. लग नहीं रहा था कि जेफ हार्डी कहीं भी रिटायरमेंट के मूड में आए. भाई मेन रोस्टर में आ भाई, क्या हरकतें कर रहे हो यार. बट ये जो क्लिप थी इसको 1,07,000 लाइक्स ऑलरेडी मिल चुके हैं. एंड ट्विटर पे ये बहुत बड़ा नंबर होता है. ट्विटर पे अगर कोई भी 50,000 के ऊपर जाता है वो बड़े में कंसीडर होता है. ये तो 1 लाख तक पहुंच गया है. सो ये जेफ हार्डी कहीं भी जाए नंबर्स तो ड्रॉ करता ही है. अब ये है कि WWE एक्चुअली में प्लान्स भी बना रही है हार्डी बॉयज के लिए कि इस साल के हमें समर के आसपास, समर स्लैम के आसपास वो मेन रोस्टर में भी देखने को मिलेंगे. इट वुड बी अमेजिंग टू सी हार्डी बॉयज इन WWE. बट आई थिंक वो TNA के साथ भी रहे तो ज्यादा अच्छा है. और बाय द वे रोड ब्लॉक जो NXT का आने वाला है उसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे दी हार्डी बॉयज और फेक्सियोम के बीच चैंपियनशिप मैच, वो भी TNA वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप. सो या इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग टू सी दीज 3 talented superstars and Matt Hardy together in the same ring. अच्छा, ब्रॉन ब्रिक्का वाली बात लग रहा है साबित होने वाली है सच. हम बहुत टाइम से, मैं आपको बता रहा हूँ, काफी टाइम हो गया कि हम लोग इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए वो डिमांड कर रहे थे कि भाई वेयर इज द लैडर मैच, वेयर इज द मल्टी पर्सन मैच. इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल डिजर्व्स एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग. बट अब लग रहा है कि वो सच हो जाएगा. ब्रॉन ब्रिकर इज फाइनली गेटिंग इनटू अ मल्टी पर्सन मैच जहां पर हमें शेमस, AJ स्टाइल्स, फिन बैलर, लेट काइजर टाइप सुपरस्टार्स देखने को मिल सकते हैं इस चैंपियनशिप्स के लिए. और बनता भी, और पता है क्या, चैड गेबल को भी डालो, ही डिजर्व्स इट. अगर चैड गेबल जीतता भी है ना, मेरे को लगता है वो बेस्ट, वो वाला मूवमेंट होगा जैसे जब द मिज ने रेसलमेनिया 32 के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीती थी. खैर वो तो बहुत दूर की बात है. अभी के लिए तो मैं इतने में ही खुश हूं कि एक्चुअली में WWE कंसीडर कर रहे हैं कि हाँ हम लोग मल्टी पर्सन मैच में ब्रॉन ब्रिकर की टाइटल डिफेंड करवाएंगे. अच्छा लगा जान के, दिल को तसल्ली हुई कि चलो ठीक है, काफी सुपरस्टार्स को घर पे बैठ के
रेसलमेनिया देखनी नहीं पड़ेगी टीवी में। उसके अलावा WWE अपने अगले 50 दिन तक आई थिंक, क्योंकि एक सेकंड, क्योंकि 50 दिन बच रहे हैं ऐसा, ओ क्योंकि 50 दिन बच रहे हैं रेसलमेनिया के लिए, इसीलिए हर दिन WWE अपने 50 ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैचेस का काउंटडाउन चला रही है, जिसमें कल उन्होंने चला दिया है, जिसमें नंबर 50 पर इन्होंने रखा है कोडी वर्सेस सेथ रॉलिंस फ्रॉम रेसलमेनिया 2022, जो कि आपको पता ही होगा कोडी रोड्स का रिटर्न मैच था एंड इट वाज एब्सोल्यूट बैंगर मैच। तो इसको नंबर 50 पर रखा हुआ है और ऐसे ही हर दिन हमें एक नंबर तक जाएंगे और लास्ट वाले दिन में हमें पता चलेगा नंबर 1 कौन सा मैच होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली वो अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स का ही होगा, या फिर रॉक वर्सेस होगन, या फिर जॉन सीना वर्सेस रॉक। लेट्स सी कि WWE की खुद की चॉइस क्या है। क्या वो क्रिस बेनोआ वर्सेस ट्रिपल एच वर्सेस शॉन माइकल्स भी हो सकती है? I'm just saying. उसके अलावा गुंचा को बड़ा प्रेज मिल रहा है कि भाई गुंचा ने आके मैच लड़ा रॉ में और ही शुड बी रेसलिंग अ लॉट एक्चुअली, बिकॉज जो गुंथर का पर्सोना है वो यही है ना कि भाई वो गूफ्स को कॉल आउट करता है, वो लाइक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को लुक डाउन करता है एंड रेसलिंग में ज्यादा बिलीव करता है, पिटाई में ज्यादा बिलीव रखता है। तो अगर आप पिटाई में ज्यादा बिलीव रखते हो तो फिर पिटाई करने के लिए आओ। आपका इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रन वाज गोल्ड एट दिस पॉइंट, आई थिंक कि शायद से वो वर्ल्ड टाइटल के लिए तो नहीं था, क्योंकि इस तरीके का उसने दिया था। वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि बंदा लड़ने नहीं आ रहा। आई एम नॉट सेइंग कि अगर कोई चैंपियन है तो वो लड़ने आए, बट गुंथर का जो कैरेक्टर है उसके केस में उसे लड़ने आना पड़ेगा, अदरवाइज ही हैज नो ऑप्शन टू लेफ्ट। और गुंथर वर्सेस अकीरा टोजावा हमने देखा क्या गोल्ड प्रोड्यूस किया भाई। अगर यही चीज कोई और करता आई डोंट थिंक सो उतना वर्क करता। सो इसी तरीके से अगर इसने रोड टू रेसलमेनिया तक खींच दिया ना तो लोग जेउसो को भूल भी जाएंगे। यार क्या मजा आएगा अगर गुंथर ने एक्चुअली में जेउसो को स्क्वाश करके फेंक दिया। That would be amazing, right? एक और चीज मैं देख रहा था, रेसलमेनिया ने लिखा था कि उसको ऐसा लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर ही तो नहीं है जो अपनी सोल बेचने वाले हैं। यार अगर ड्रू मैकिंटायर अपनी सोल बेचने वाला निकल गया तो उस भाई डिजर्विंग तो वही है सोल बेचने लायक, क्योंकि आप देखो ना कोडी रोड्स के पास तो चैंपियनशिप है ना, सबके साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। मैकिंटायर वो बंदा है जिसके साथ कुछ नहीं हो रहा, उसे प्रीस्ट जैसे बंदे मिल रहे। प्रीस्ट इज नॉट बैड बाय द वे, बट अभी के सिनेरियो के हिसाब से प्रीस्ट इज नॉट वर्दी ऑफ ड्रू मैकिंटायर। बट अभी के हिसाब से तो फिर ड्रू मैकिंटायर का सबसे ज्यादा सोल बेचने का हक बनता है कि यार मैं बेच ही देता हूँ, एक काम करता हूँ। और ड्रू मैकिंटायर की जिस तरह से हरकतें हो रखी है रिसेंटली, ऐसा लग रहा है कि हाँ सोल तो इसने ऑलरेडी बेच ही दिए, हमें पता नहीं चल रहा है बस अभी तक। एंड लेट्स सी कि क्या कोडी रोड्स का ऑफर ऐसा भी है क्या कि वो कोई और भी ले सकता है, क्या ड्रू मैकिंटायर भी ले सकता है? आई डोंट नो मैन, बट मेरे को कहीं ना कहीं इंट्यूशन तो आ रही है कि इस चीज में ड्रू मैकिंटायर का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत तगड़ा हो सकता है। नो वंडर व्हाई ही इज ऑन स्मैकडाउन राइट नाउ। उसके अलावा द पर्सोनिफिकेशन ऑफ डोमिनेशन, एज़ेकियल जैक्सन ने भी रिसेंटली अपने इन रिंग रिटर्न के बारे में बोला कि वो इन रिंग रिटर्न करना चाहते हैं। आई वुड लव टू सी दैट गाय ब्रो, दैट गाय वाज मॉन्स्टर व्हेन इट कम्स टू हिज फिजिक। एंड मैं हमेशा सोचता था कि यार एज़ेकियल जैक्सन चला कहाँ गया, बट अब देख के अच्छा लगा। भाई काफी थे यार, एज़ेकियल जैक्सन हो गया, इवन व्लादिमीर कोज़लो हो गया, माइक नॉक्स हो गया। माइक नॉक्स तो मुझे लगता है आधे लोगों ने सुना ही नहीं होगा। पता है क्या हुआ था जब ब्रे वाइट आया था ना, I used to think कि he is Mike Knox और अब नाम चेंज कर रखा है बिकॉज दाढ़ी वैसी है ना। ऑब्वियसली यार मैं बच्चा था तो मेरे को उतना तो शक्ल में है ना थोड़ा सा तो हो जाता है कि मेरे को लगा माइक नॉक्स ही होगा। और जब उसने सिस्टर एबिगेल मारा मैंने कहा भाई ये माइक नॉक्स ही है, क्योंकि उसका फिनिशर भी ऐसा ही था। तो यार ये वाले बंदे याद आते हैं। आई फील लाइक दे शुड रिटर्न। और व्लादिमीर कोज़लो की तो बॉडी बहुत तगड़ी बन चुकी है यार, उसे देख कर तो एक अलग ही ऐसा लगता है कि भाई उस टाइम पे तो ये यंग था ना तो इसीलिए उतना मटेरियल उससे निकला नहीं, लेकिन अब बहुत निकल सकता है। अच्छा रिटर्न की बात भी चलिए तो एक और है चमन भटूरा, रायबैक ने बोला कि भाई मेरी और WWE के बीच जितनी भी बीफ थी अब मैं उसे खत्म कर चुका हूँ, मेरे को WWE से कोई भी नफरत वाली चीज नहीं है। आई थिंक बिकॉज विंस मैकमैन इज नो मोर शायद से इसीलिए, बट है चाचा CM पंक अभी भी वही है। बट खैर उसने बोला कि भाई मेरे को कोई भी अब कड़वाहट नहीं है WWE से रिलेटेड, मैं रिटर्न करने के लिए रेडी हूँ अगर सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी शर्त रखी है रायबैक ने, क्योंकि रायबैक अपना भोला बच्चा है। रायबैक वही बंदा है जिसके मुंह में कभी कभी निप्पल डालना पड़ता है कि बेटा चुप हो जा। तो रायबैक ने बोला कि अगर तभी आऊंगा मैं जब द रॉक उसे पर्सनली कॉल करेंगे और बोलेंगे रिटर्न करने को। ये रायबैक बोल रहा, ना कि गोल्डबर्ग ना ही बटिस्टा, ना रायबैक, जिसको बच्चों का गोल्डबर्ग भी बोला जाता था, जिसे ये भी बोला जाता था कि अगर गोल्डबर्ग में से थोड़ा सा पंचर कर दो तो रायबैक बनता है। ये वो बंदा बोल रहा है। ये अलग ही लेवल पे रायबैक का दिमाग घुमा हुआ है कि द रॉक तेरे को कॉल करेगा। अबे कर भी सकता है भाई। कॉल करके बोला हेलो क्या आपकी सोल सेल पे है, हाँ तो आ जाओ, क्योंकि रायबैक की तो
होगी। रायबैक की तो मुझे लग रहा है सबसे सस्ती सोल इसी की ही मिलेगी। बट खैर रायबैक यार ऐसा बंदा है ना, कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि आ जा भाई तू, है लाइक तू ऐसा ही बोलता हो, लेकिन वी वुड लव टू सी यू। अच्छा उसी के साथ साथ एक बंदा जो कि कुछ ज़्यादा ही बोल गया इस बार, और टेडी लॉन्ग का इंस्टाग्राम या ट्विटर जहाँ पे भी वो एक्टिव हुआ, उसको गालियाँ तो पड़ी होंगी, क्योंकि जॉन सीना के फैंस तो ऑब्वियसली आपको पता ही कैसे है, जैसे रोमन के फैन है, जैसे ब्रॉक के फैन है, वैसे ही है। तो जॉन सीना के बारे में उसने ये बोला कि जॉन सीना इज अ नाइस गाय, है ना, कॉन्वर्जेशन वगैरह मतलब सब बढ़िया है उसकी, बट इन माई ओपिनियन, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ठीक है, उसने बोला टेडी लॉन्ग ने, स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर, होला, उसने बोला कि जॉन सीना इज नॉट NOT, नहीं, इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अकॉर्डिंग टू हिम। ही सेड कि हल्क होगन बनाना चाहती थी WWE, क्योंकि हल्क होगन जा चुका था, तो उन्हें एक नया पोस्टर बॉय चाहते थे, तो उन्होंने जॉन सीना को बनाया। तो जॉन सीना को उन्होंने बनाया, ना कि जॉन सीना खुद बना, इसीलिए जॉन सीना उनके अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं है। मुझे इस पर आपसे टिप्पणियां चाहता हूं कि आपको क्या लगता है। देखो यार, मेरे को तो नहीं लगता कि यार ऐसी कोई बात है, क्योंकि हल्क होगन का भी फिर सिमिलर ही केस है। हल्क होगन के लिए अगर विंस मैकमैन अपने पापा से ना लड़ा होता कि पापा ये मैंने यहाँ पे इस बंदे को लाया, क्योंकि उसके पापा ने तो हल्क होगन को निकाल ही दिया था, तो भाई फिर हल्क होगन कैसे बनता। हल्क होगन भी तो तभी किया जब तुमने कुछ किया, तो भाई WWE का इनपुट तो रहेगा ही। ऐसे तो मैं अकीरा टोजावा को आज बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, क्योंकि वो खुद तो कर ही रहा है, WWE वाले इनपुट नहीं दे रहे, खुद से कौन स्टार बन गया यार। ये क्या लॉजिक है। इट इज जस्ट आई थिंक अ बैड ओपिनियन, बट हो सकता है कि कुछ दुश्मनी हो कि भाई मैं स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर रहा हमेशा और ये कभी स्मैकडाउन में आया नहीं, इसीलिए मैं ऐसे दुश्मनी निकाल रहा हूँ। हो सकता है। थॉट्स अपने लिख के बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।